अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान के अंदर जो शहादतों का सिलसिला है वो 1300 से ज़ायद अब हो चुका है और ये प्राइमरली सिविलियन शहादतें हैं, इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि डिक्लेयर्ड गोल्स में से अमेरिकन हेजेमनी की ये वाजे हैं। जैसे आपने पीट हेग्सेथ की तकरीर देखी होगी जहाँ उसने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हमने एरियल सुपीरियॉरिटी गेन करके डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इनके ऊपर रेन डाउन करना है। इसी तरह अगर आप दहिया डॉक्ट्रिन को देखें, इसराइल की जो दहिया नेबरहुड के नाम पे लेबनान के, कि जैसे ही वो एयर सुपीरियॉरिटी गेन कर लें एक एरिया के अंदर, इन दैट के लोकल एयर डिफेंसेस गिर जाएं, तो वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट करते हैं। और ये तमाम के तमाम उसूल जो हैं ये शुरू होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की ब्रिटिश बॉम्बिंग से, जो बरतानवी ताज ने कैरी आउट की थी जर्मनी के अंदर, खसूसन ड्रेसडन के अंदर, जहां उन्होंने पूरे एक जर्मन शहर को फायर बॉम्ब कर दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि नाटसीज कोई या जर्मन जो है वो पाक पवित्र लोग थे, ना इसका ये मतलब है कि हिरोशिमा नागासाकी जिनके ऊपर गिराया जा रहा था कि वो भी पाक पवित्र लोग हैं। बताने का मकसद ये है कि जो हमारे फातिहीन हैं, मुअज़्ज़ज़ फातिहीन, जिन्होंने हमारे लिए कुछ असूल तय कर दिए यूएन और वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, जिनकी हमें इताअत करनी चाहिए, या आपने सबक ये सुने होंगे यकीनन सारे के सारे, ये कोई मुअज़्ज़ज़ फातिहीन नहीं है। ये जालिम जाबिर कातिल मेरी जाती अजाना राय के अंदर अपने मुखालिफिन से ज़्यादा बढ़ के थे, इसीलिए ये कामयाब हुए इन जंगों के अंदर। अमेरिका या मगरबी तहजीब की हकीकत ये है कि उन्होंने किलिंग मशीन जो है अपनी इंडस्ट्रियल किलिंग मशीन, उसको परफेक्ट किया है लाइक नो अदर। ना नाटसी जर्मनी इनके मुकाबले में आ सका, ना सोवियत यूनियन, ना इम्पीरियल जापान, ना इम्पीरियल उस्मानी सल्तनत। ये कत्ल करने के माहिरीन हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पे कत्ल करने के माहिरीन हैं। और ये जो एरियल बम्बार्डमेंट ऑफ सेटलमेंट्स है, सिविलियन सेटलमेंट्स और बस्तियों के ऊपर, ये टैक्टिक हमारे बड़े अब्बू ताया अब्बू बरतानवी ताज ने परफेक्ट की थी। और स्पेसिफिकली ये विंस्टन चर्चिल की ऑस्पिसेस के अंडर हुई थी, जिनको हम यहाँ चाटते चूमते और पूछते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में तो एक फैमिन करवाया ही करवाया, लेकिन जर्मनी में भी मासूम शहरियों को अपना हदफ बनाया, बिकॉज जर्मन आर्मी को हराना इतना आसान नहीं था, बल्कि उनके सामने शिकस्त खुर्दा थे ये सारे के सारे। तो ये बड़ी केयरफुल और कैलकुलेटेड गेम है। ये हमास के लिए भी सवाल पूछा जाता था गज़ा के अंदर कि आपको पता नहीं है कि ये आपके मासूम शहरी मार देंगे, या ईरान से भी सवाल पूछा जाता है कि आपको पता नहीं है कि ये मासूम शहरी मारते हैं। तो वजह ये है कि इनसे मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि ये मासूम शहरी मारते हैं। ये बात आप लोग को समझ नहीं आ रही है, हमारे मजहबी तबकात में, हमारे उलमा को, हमारे वाइज़िन को समझ नहीं आ रही। ये मजबूरी है जिन ममालिक की, कि जो ममालिक अभी रनिंग में थे। एक तो वो ममालिक है ना सऊदी, पाकिस्तान वगैरह, जिनको वॉर एंड टेरर के ज़माने में चटक के ज़मीन से दे मारा अमेरिका ने। हम तो 20 एक साल से आप समझें कि बस ऐसे कि हमारा कोई नाम ना ले ले कहीं कहीं हमारा जिक्र ना आ जाए। लेकिन जो मुल्क इसके अंदर उभर रहे थे, ख़ासतौर पर ईरान, जो इन 20 साल के वैक्यूम के अंदर यकीनन अमेरिका की मदद के साथ इराक़ और अफ़गानिस्तान के ज़रिए इन्होंने अपना फैलाव बढ़ाया, हर जगह छोटे छोटे अपने प्रॉक्सियाँ और अपनी छोटी छोटी फ़ौजें खड़ी की, सऊदी अरेबिया में प्रेशर डाला, पाकिस्तान पर डाला, कहीं किधर बदमाशी की, वगैरह वगैरह। अब करते करते जब उन्होंने इतने पार फैला लिए थे, तो अब उनको लड़ना ही पड़ेगा इनसे। इनके साथ नेगोशिएट करके निकलने का रास्ता कोई नहीं है, और ईरान की बार बार नेगोशिएट करना ही ये सबसे बड़ी गलती थी। लास्ट जो ओमान से इंटरव्यू आया था उनके एम्बेसडर का, उसने ये वाजे किया था कि ये इवन 0% इनरिचमेंट पे मान चुके हुए थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ये इवन बिलो 20%, इवन बिलो मेडिकल ग्रेड इनरिचमेंट। तो हकीकत ये है कि कोई लेवल ऑफ नेगोशिएशन नहीं कबूल की जाएगी। और अब ऐसे लगता है कि ईरान की मैनेजमेंट जो है अब उस पेज पे आई है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज हो गई है मेरी जाती राय के अंदर। अब IRGC के जहाँ जहाँ कमांडो और कमांडर बैठे हुए हैं, उनको जो टारगेट मिले हुए हैं, उन हदफ को टका टका के मार रहे हैं। अब इस सब के अंदर 3-4 सिनेरियोज बनते हैं। एक, ईरान क्या टोटल वॉर में इंगेज करने की कोशिश कर रहा है? कुछ गल्फ टारगेट्स को हिट करने के बाद गल्फ वालों ने सवाल पूछा कि यार आपका हदफ तो अमेरिकी एयर बेस ही होनी चाहिए, या कोई मिलिट्री टारगेट होनी चाहिए, सिर्फ इसराइल होना चाहिए, इसके बियॉन्ड के एम्बेट की क्यों जा रहे हैं आप? यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन और बहस मुबाहिसा मिल जाता है। अब उसके बियॉन्ड जब मूव करते हैं तुर्की पे या अज़रबैजान पे जो परपोर्टेड हमले हैं, उसके बारे में भी पूरी डिबेट और आर्ग्यूमेंट दी जाती है। और मेरे ख्याल में 1 of 4 सिनेरियोज है। या नंबर 1, ईरान ह्यूब्रस में आ चुका हुआ है, बिल्कुल बिफर चुका हुआ है, और उसको लगता है कि वो सबसे मुकाबला कर लेगा, टोटल वॉर में मौत दिखा के मगरबी दुनिया को वो बुखार पे राज़ी करवा लेगा उनको। ये मुमकिनात में मुझे लगता नहीं है। अलबत्ता हर चीज़ ऑन द टेबल होती है, एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर नो। दूसरा जो ज़्यादा लाइकली लगता है मुझे सिनेरियो कि ईरान की लीडरशिप क्योंकि बहुत ज़्यादा असैसिनेट हो गई है बड़े पैमाने के ऊपर, तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लीडरशिप है, जिनको टास्क और टारगेट्स मिले हुए हैं, वो अपने ओन अकॉर्ड पे ऑपरेट कर रहे हैं, और रेट्रोएक्टिवली उनको फिर वार्निंग आती है तो वो रुकते हैं। यानी जिस तरह तुर्की को टारगेट करना, या अज़रबैजान के वो मिलिट्री एयरपोर्ट पर जाके वो ड्रोन गिराना,
और ये एक पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है, तो फिर उनको पुल बैक किया जाता है, फिर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेवल में माफ़ियाँ मांगी जाती हैं, इवन सच्ची या झूठी ये कही जाती है कि हमने तो हमला किया ही नहीं वगैरह वगैरह। इसमें 3 प्रोमिनेंट मिसालें हैं, एक अरामको की फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में, एक तुर्की के ऊपर जो नेटो ने इंटरसेप्ट किया मिसाइल अटैक, और एक तीसरा जो ड्रोन अटैक, एक फेयरली लो यील्ड किस्म का, एक वीक किस्म का अटैक अज़रबैजान के एक मिलिट्री स्लैश सिविलियन एयरपोर्ट के ऊपर। एक तरफ ये पूरी फहरिस्त होगी इन चीज़ों की। तीसरी ऑप्शन ये है कि ये इसराइल की तरफ से फॉल फ्लैग किए जा रहे हैं। फॉल फ्लैग ऑपरेशंस काफ़ी वाज़े हैं, काफ़ी स्पीड से हो जाते हैं फॉग ऑफ वॉर के अंदर। मेरी ज़ाती राय ये है कि सऊदी अरेबिया वाला हमला सबसे करीब है फॉल्स फ्लैग के, मुझे सबसे अनबिलीवेबल लगता है, और स्पेशली बिकॉज ईरानी रजीम ने डिप्लोमेटिक केबल के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट भी किया अपने काउंटर पार्ट के साथ सऊदी अरेबिया में कि ये हमने नहीं किया, और इस बात को कबूला गया, और सऊदी अरेबिया ने उसके बाद अपनी एयर स्पेस और अपनी उसको इस्तेमाल नहीं होने दिया उसके खिलाफ। इवन अब यूएई ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी एयर स्पेसिस को अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और चौथे लेवल पे ये है कि अज़रबैजान, तुर्की या अरब ममालिक के अंदर ऐसी एक ख्वाहिश शामिल है, इनमें से किसी भी मुल्क या सारों को जमा कर लें, कि ऐसा एक फॉल्स फ्लैग उनकी तरफ से या दुश्मन की तरफ से कर दिया जाए ताकि वो ईरान के साथ अपने स्कोर सेटल कर लें। ये भी एक बहुत ऑनेस्ट राय है, मुमकिनात में से है। मैं इसके ऊपर वो नहीं कहता कि ऐसे है या वैसे है, लेकिन हकीकत क्या है कि तुर्की की ख्वाहिश ये है या अज़रबैजान की ख्वाहिश ये है कि जो उतला हिस्सा है ईरान का, इसको काट के ले जाएँ, और जो टर्क बेल्ट है ईरान की, क्योंकि तुर्कमान लोग हैं, जैसे आज़री भी तुर्कमान लोग हैं, हालांकि वल्द तशय्युं हैं, लेकिन उनका कल्चरल जैसे वैल्यूज़ ज़्यादा मैच करती हैं, और मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन मैच करती है टर्की के साथ, कि तुर्की अनइंटरप्टेड एक्सेस ले ले कैस्पियन तक और सेंट्रल एशियन रियासतों तक, यानी किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह। तो ये तजारती एतबार से एक न्यू ऑटोमन एम्पायर की तश्कील होना शुरू हो जाएगी कि वो यहाँ से मिलिट्री और ट्रेड रूट्स बना सकता है ऑल द वे टू द मेडिटेरेनियन, जहाँ पर तुर्की खुद मौजूद है। अब इस बात के अंदर इसके बरक्स देखा जाए तो आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई में जहाँ पाकिस्तान और तुर्की अज़रबैजान के साथ थे, तो तो ईरान जो है वो आर्मीनिया और हिंदुस्तान उसके साथ हमरा खड़े हुए थे। तो ये बात नोट करी जानी चाहिए। तो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं, अज़रबैजान के इंटरेस्ट क्या हैं, हमारा जो सबसे करीबी एलाय मेरे ख्याल में पूरे खित्ते के अंदर है चीन के बाद, वो अज़रबैजान है। वो हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ परचेज़ करता है, हमारे लिए एक और बैक डोर है मगरबी दुनिया के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑन द बोर्ड होते हैं जब इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं। हमारे जज्बात होते हैं कि हम इसको पेंट करना चाह रहे होते हैं एज़ गुड वर्सेस ईवल, एज राइट वर्सेस रॉन्ग, बट तारीख़ इंसानी ऐसी है अनफॉर्चुनेटली कि हर वक्त जो है कोल्ड कैलकुलस चल रहा होता है स्टेट क्राफ्ट का। ना पहले रियासतें आइडियलिस्ट हुआ करती थी, ना आज के दौर में आइडियलिस्ट होती हैं। बजाते ख़ुद मैं एक फ़र्द की हैसियत से आइडियलिज़म अपना मेंटेन करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि इसराइल की शिकस्त हो इसके अंदर। मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिका जो है वो ज़मीन बोस होकर बिल्कुल वो माफ़ी मांगता हुआ यहाँ से भाग जाए दिल दुम दबा के। लेकिन हकीकत ये लगती है कि शायद इसराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर एक ख्वाहिश है टू एग्ज़िट दिस रीजन, यानी अमेरिका इस रीजन को एग्ज़िट करे और एक बड़ी सारी आग जो जेरूसलम से निकले और पूरे खित्ते के अंदर फैल जाए वो लगा दे, ताकि इस खित्ते को आग लगी रहे। और सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप को तो माशाल्लाह वो आग लगा ही बैठा, ताकि चीन और रूस का मामला इधर ही ठप हो जाए। और वो एक अभी जो नई पीटर हेग्सेट साहब की तकरीर आई है वो भी आप देख सकते हैं, अगर इंसर्ट कर दें बड़ी मेहरबानी होगी। वो बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि साउथ अमेरिका और ग्रीनलैंड वाला मामला अब हमने समेटना है इसको जल्दी जल्दी। और ये बातें और रूमर्स भी आ रही हैं कि एक थर्ड टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इमरजेंसी वॉर एक्ट के तहत एक मुस्तकिल प्रेसिडेंट बना दिया जाए और प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जिगरी पोगरी करके उसको सस्पेंड कर दिया जाए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये मुमकिनात में से है। इस बात को बिल्कुल इमरजेंसी वॉर एक्ट्स को पढ़िएगा अमेरिका के, बिल्कुल भी सरप्राइज़ मत होइएगा कि ये बिल्कुल मुमकिनात में से ऑन द कार्ड्स ये एक मामला है, क्योंकि अमेरिका अपनी फाइनल स्टेज में जा रहा है। वो फुल इंपीरियल पावर बनना चाहता है दोबारा, और उसको गेन करने के लिए एक राय ये है कि देखें अमेरिका के पास शेल नहीं है, अमेरिका के पास और ऑर्डिनेंस नहीं है, वो कैसे ये लड़ाई लड़ सकता है, ये एक राय है। और अमेरिका सिर्फ ह्यूब्रस में अपना दौड़ी जा रहा है, अंदर आ रहा है मैदान के अंदर। अच्छी राय है, मुस्बत राय है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। अमेरिका की नफरत में और तनकीद में मेरे ख्याल में मैं बड़ा वाज़ेह हूँ और हमेशा रहूँ, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू। अमेरिका बहुत ख़तरनाक अपोनेंट है, इट इज़ एन एडवर्सरी अनलाइक एनी अदर। और मेरे ख्याल में वो इस वक्त सरगना है इब्लीस लईन का खुद इस वक्त दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में इब्लीस इतना हल्का पत्ता नहीं खेलने वाला, तो इसको आप हल्का मत लीजिएगा। वो बहुत ख़तरनाक मुल्क है और उसके पास बहुत ज़्यादा इट हैज़ 7 ways टू संडे टू मेस विद यू। उसके बाद बहुत तरीके हैं आपसे पंगे करने के लिए और मसले करने के लिए। इस सब में जैसे एक अंदरूनी ख्वाहिश भी है कि ईरान, ये बात है कि यहूदियों के अंदर वाज़ेह है उनकी रेटरिक से कि उनके अंदर एक अंदरूनी ख्वाहिश है कि ईरान और दो एक्सिस जो हैं, एक तरफ सुन्नी वर्ल्ड और यूरोप का जो एक्सिस है, और एक जो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड और शिया वर्ल्ड कह लें उसको, या हमारी दुनिया में से, बट जो दो मेजर एक्सिस हैं यूरेशिया के अंदर,
उन एक्सिस के दरमियान अगर लड़ाई हो जाए, यानी हमारे सारे मुखालिफिन यहूदियों अगर आपस में लड़ पड़ें तो कैसा, यानी कितना अच्छा हो कि गल्फ़ स्टेट जो है वो कूद पड़ें और ईरान से लड़ना शुरू कर दें, और आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो है वो आपस में लड़ पड़ें और ईरान के मामले को लेके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसकी एक झलक आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान की शक्ल में देख भी लिया कि जो अफगानिस्तान को बरगला के हिंदुस्तान ने एक प्रॉक्सी बना के उसको हमारे सिर पे मुसल्लत किया हुआ था कि वो आए दिन यहाँ दहशतगर्दी कर रहे थे, हत्ता कि हमें मजबूरी से उनके साथ एक लड़ाई में इंगेज करना पड़ा, जो बड़ी कोइंसिडेंटली टाइम तो नहीं है, मेरी जाती राय में एक रीज़न हमें इस टाइम पे फंसाया गया है इस इंगेज प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इज़ बिकॉज ये ईरान मामला होने जा रहा था। सो अगर रीजनली हम सारे आपस में लड़ पड़ें तो ईरान के लिए, इसराइल के लिए आइडियल होगा ये सारा माहौल। देखें ये सब का लड़ने का आपस में, और जो वसाइल की जो जंग आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी बात हो रही है कि हम शायद स्कूलों कॉलेजों को टेम्पररी फ्रॉम होम कर दें ताकि फ्यूल वगैरह ना ज़ाया होए, एक्सेस ना इस्तेमाल होए। तो इस ज़मीन में आप ये देखिएगा, पहले LNG डिपेंडेंसी पूरी दुनिया में जाके क्रिएट की अमेरिका ने जाके क्रिएट की ना। अमेरिका ने कहा कि मेरी शिपिंग लेन्स जंग अज़ीम दोम के बाद मैं बताता हूँ क्या सबने करना है, मेरे से LNG लो, मेरे से लिक्विड पेट्रोलियम लो, मेरे से गैस लो, मेरे से ये लो, मेरे से वो लो। मैं ये सारा सामान अपने समुद्री रास्तों से बचाऊँगा जो सुएज़ कनाल के क्राइसिस को रिजॉल्व करते हुए मैंने दुनिया पे पा ली हैं, और बरतानवी ताज अपने अब्बा जान से मैंने विरासत में उसे मैं छीन के ले आया। ठीक, पूरी दुनिया में वेस्टर्न यूरोप को डिपेंडेंट बनाया LNG के, गल्फ़ स्टेट्स की पूरी इकोनॉमी को चलाया कि वो पैसा अमेरिका खींचता है लेवरेज करके, वो गल्फ़ में जाता है, गल्फ़ से वो अमेरिका के अंदर वापस आ जाता है, यानी एक साइकिल है। अमेरिका बोरोइंग करता है और अमेरिका लेंडिंग करता है, और वो करता है, गल्फ़ पैसे उठाता है वो LNG और गैस और पेट्रोल के नाम पे, और फिर सारे पैसे वो री इन्वेस्ट कर देता है अमेरिका के अंदर, उसकी प्रॉपर्टियाँ, उसके बिजनेसेस, सबसे ज़्यादा सबसे बढ़ के सिलिकॉन वैली के अंदर प्रैक्टिकली एवरी अदर स्टार्टअप जिसका कोई सिर पैर नहीं बनता उसका इन्वेस्टर आपको UAE, सऊदी या कतर में मिलेगा। ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर अमेरिका ने क्रिएट किया LNG डिपेंडेंस का, ऑयल डिपेंडेंस का। जब ये ऑर्डर क्रिएट हो गया, अमेरिका ने फिर अब उसके अंदर क्या किया कि एक एक करके जाकर उनको नुकसान पहुंचा। सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया, रूस यूक्रेन की जंग छेड़ दी। रूस मेन सप्लाई सोर्स है जर्मन और यूरोपियन जनरली इंडस्ट्रियल बेस का, इवन हत्ता कि उनके शहरों में उनके घरों को गर्म रखने के लिए LNG लाजमी चाहिए होती है उनको। तो सबसे पहले उस जंग के अंदर अमेरिका ने क्या किया, उसने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो सस्ती LNG मुहैया कर रही थी यूरोप को, जर्मनी के वाया, उसको जाके फाड़ दिया, आज तक एक्नॉलेज भी नहीं किया। और ऐसे यरगमाली हैं यूरोप अमेरिका के सामने, वो एक दफ़ा एड़ी भी ना रगड़ सकेंगे कि मालिक साहब वो गैस कहाँ से लाएंगे। इसी तरह गल्फ़ ममालिक की पूरी रोज़ी रोटी, हत्ता कि सारा खाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर के आता है, उनको टोटली डिपेंडेंट बनाया इस तिजारत के ऊपर, इस LNG की तिजारत के ऊपर। उनका सारा पैसा अपने मुल्क के अंदर खींच लिया और कहा कि तुम्हें एयर डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो किसी फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मेरी राया हो, तुम मेरी छतर छाया के अंडर हो। और उनको एन लास्ट ईयर इसी टाइम उन्होंने अकत्रियों से मुआहदा किया कि हम तो तुम्हारे दिफा छतर छाया हम देंगे, और ये खाक उन्होंने उनको दी। और अब उनको भी अबेंडन करके इसराइल के सामने नरम चारा बना के छोड़ने लगा अमेरिका। तो अमेरिका बहादुर से वही वाली बात है हेनरी किसिंजर की कि हमारी दुश्मनी से बदतर हमारी दोस्ती। तो ये दोस्ती जिसने निभाई है, जर्मनी हो, UK हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, हत्ता कि इवन ईरान हो, ये दोस्ती भारी पड़ी है। जी बिल्कुल, आप कहेंगे ईरान कैसा दोस्त अमेरिका का, वो तो कहते शैतान बुजुर्ग। तो ये बात वाजे हो जाए कि CIA की बड़ी वाजे ओपन डिक्लेयर्ड बैक चैनल कम्युनिकेशंस आज मौजूद हैं, जहां आयतुल्लाह खुमैनी के साथ वो डे 1 से उनके पेरिस के एग्जाइल से लेकर हफ़े में एक्चुअली कमिंग बैक टू ईरान उनकी बैक चैनल कम्युनिकेशंस जारी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई एजेंट थे या वो कोई फ्रॉड थे, वो वाकई में मजहबी पेशवा थे अपने मुल्क के, लेकिन ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहाल वो भी रखा करते थे। हत्ता कि इराक और ईरान की लड़ाई के अंदर, या ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल को अगर आप देख लें जिसके अंदर BCCI और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था एक लेवल पे, कोई भी इस तरह का पुराना स्कैंडल उठा के देख लें, चाहे खुमैनी का दौर हो चाहे खमनाई का दौर हो, तो अमेरिका बहादुर से कोई ना कोई दोस्ती ताल्लुकात सिफारिशात वो ज़रूर पेश किया करते थे। और नहीं तो और आप ईरान के मुख्तलिफ सदरों की या प्राइम मिनिस्टरों की तकरीरें UN के अंदर या वॉर ऑन टेरर के हक़ में आप खुद देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। तो अमेरिका बहादुर एट द एंड ऑफ द डे स्क्रूज पीपल ओवर, और वहीं से स्क्रू करता है जहाँ से उन्होंने गेम शुरू की होती है। तो घुमा के अगर आप गल्फ़ स्टेट्स को देखें तो पेट्रो डॉलर उनकी बुनियादी हकीकत है, उनकी रिजॉन द एथ है, वो जिस वजह से एग्जिस्ट करते हैं, और वहीं से उनको आज वो स्क्रू कर रहा है उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जो फ़ख्र है पर्शिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहीं से उसको आज वो स्क्रू कर रहा है। जो ईरान ने इराक में और सीरिया में और लेबनान में वॉर ऑन टेरर के टाइम पे एक्सपेंशन की, उसी की बुनियाद पे आज अमेरिका उसको स्क्रू कर रहा है। ठीक है जी।
और इसी तरह यूरोपियन स्टेट्स का जो यूरोजोन है, उनका जो यूरोपियन कोल एंड गैस कमीशन था, जिसके तहत वो दुनिया पे राज करते थे और गरीब ममालिक के वसाइल लूटा करते थे, अमेरिका के 2IC बन के आज उसी बुनियाद पे उनको वो सुइयाँ चुबा रहा है, उनको स्क्रू कर रहा है। इस ज़िमन में मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमने दोस्तियाँ निभाई हुई अमेरिका से और कहाँ कहाँ से वो हमें स्क्रू करना चाहता है। एक मेरे ख्याल में आज बड़ी वाज़ेह मिसाल है अफ़गानिस्तान की, कि जहाँ पे हमने अफ़गान लोगों की पाकिस्तान के दिफा के लिए, और अमेरिका की खुशनुदी भी इसमें शामिल थी, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, हमने अफ़गानिस्तान के मामले को 45-50 साल परसू किया और आज लगता ही है कि अमेरिका बहादुर अपने 2IC नए 2IC हिंदुस्तान के ज़रिए हमें वहाँ से स्क्रू करना चाह रहा है। इसी तरह अब ख़ित्ते के अंदर जब ईरान की बारी आ चुकी तो तुर्की और पाकिस्तान की बारी बहुत दूर नहीं। इस ज़िमन में मैं वही बात कहना चाहूँगा, ज़िया हक़ साहब ने कही थी कि फ्रीडम जो है वो, आज़ादी जो है वो हर कौम की इट्स द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन। इसको पाने के लिए जो कुछ हमने खोया है, जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे जाते हुए मेरी यही दरख्वास्त है तमाम हमारे हुक्मरानों से, हमारे लीडरान से और हमारी मैनेजमेंट और आवाम से भी, कि अब हमें मुनज़्ज़म होकर कौम बनने की ज़रूरत है और उसके लिए जो अक़दाम लेने की ज़रूरत है वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये अब आखिरी कुछ मरहलात हैं। एक हर कौम को मौका मिलेगा। पाकिस्तान 80 साल के करीब है। कोई भी रिपब्लिक, कोई भी रियासत 80 साल से ज़्यादा लास्ट नहीं करती जब तक कि वो नई शक्ल न अख्तियार करे, वो कोई नया रुख न अपना वो बनाए। क्या हमारा रुख ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को यूनाइट करना बाय फोर्स, बाय हुक और बाय क्रुक इवन? अल्लाह जाने, अल्लाह करे यही हो। डॉक्टर सलाह साहब की प्रेडिक्शन हुआ करती थी, बड़े बुज़ुर्गों की यहाँ ख्वाहिश होती थी हिंदुस्तान में कि सिंधु का और अफ़गानिस्तान का ख़िता जो है ये इंडस वाला और ये यूनाइट हो जाए, और हकीकत ये है कि यही फिर कोर बनती है मुसलमान स्ट्रेंथ की हिंदुस्तान में, बिकॉज ये अनइंटरप्टेड बन जाता है ना सेंट्रल एशिया तक। तो इस सब को पाने के लिए हमें अपनी लीडरशिप को बहाल करना है। इमरान खान हो, कोई और कैदी हो, उनको बहाल करें। सिविलियन रिप्रेजेंटेशन को नापैद ना कर दें, बिल्कुल उसको अनएक्सेप्टेबल ना कर दें। लोगों की राय, लोगों की ख्वाहिशात, उसका वो करना चाहिए। जब तक लोग स्टेट के पीछे नहीं खड़े होंगे तो ये बड़ी जंगें नहीं लड़ी जा सकती। आगे मरले में बड़ी लड़ाइयाँ ही हैं। हमारी कोरों की अमाउंट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना हो, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना हो। और इसी तरह मेरे ख्याल में, मैं बार बार ये बात मैं ही लड़ाई से कह रहा हूँ, सिविलियन मिलिशिया जो हर फोर्टनाइट में प्रैक्टिस करे, मशक़ें करे, ड्रोन और लाइट आर्म्स के साथ, स्मॉल आर्म्स के साथ, इसमें बिलो 50 की आप गुंजाइश दे दें। हम जॉब करने वाले, बिज़नेस करने वाले लोगों को भी गुंजाइश दें, वो क्वार्टर मंथ में, हर फोर्टनाइट में आके को वर्जिश करें। जैसे कि आपने गारा है वो, या वो वो जो लेप है जो हमारे शीशा पिलाई फ़ौज की दीवार के दरमियान चुनाई करने के लिए, कि जहाँ जहाँ कोई गैप आ जाए बनाएं। और हमें अपने सबसे पहले 2 चीज़ों को फिगर आउट करनी है। एनर्जी इंडिपेंडेंस, IPP से जान छुड़वानी है, और दूसरा इंडस्ट्रियल बेस यानी फाइनेंशियल आज़ादी। ये दोनों चीज़ें हमें अपनी लीड से फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। हम डेट में क्यों डूबे हुए हैं? हमें डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये फेक इकॉनमी बनाई हुई है, और रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की और किधर किधर की। हम एक्चुअल खाना और चीज़ें बना सकते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं और करते भी हैं। हमें जो हिस्से फॉर्मलाइज़ करने के, उस हद से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रखें अपनी ब्लैक इकॉनमी, हमारी लीड पर हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन जो जायज़ मुनासिब बनता है वो हमें करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि ये बातें सुनी जाएंगी। मुझे रोज़ा बहुत शदीद लग रहा है अब। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।